हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में मैंने गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर? अब बात आती है कि आफ्टर गैलीलियोस क्या हुआ। क्लियर? तो आफ्टर गैलीलियोस इन सेम सेंचुरी, दैट इज इन 17th सेंचुरी, क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट whose name सर ईशॉक न्यूटन, ये हमारे क्या थे? ही वॉज अ इंग्लिश फिजिस्ट एंड अ मैथमेटिशियन ऑल्सो। क्लियर? उन्होंने क्या किया, इन्होंने गैलीलियोस की जो फोर्स एंड मोशन की थ्योरी थी उसको स्टडी किया। क्लियर? और उस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए। कब दिए? इन 1686 में। कब दिए? इन 1686 में इन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए एंड दीज 3 फंडामेंटल लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के गति के नियम। क्लियर? न्यूटन के गति के नियम। सो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, और यू कैन से दैट देयर आर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की क्या है। हमने बात कर ली कि आखिर क्या था हमारा। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो हमारी रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है। कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन इट वांट्स टू बी इन रेस्ट पोजीशन, और इफ इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन देन इट wants to be in uniform motion in a straight line। क्लियर? सिंपल सी बात में ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड ना किया जाए। ओके, सो फर्स्ट लॉ हम लोग राइट करते हैं कि अ बॉडी कंटिन्यू to be in its state of rest or state of uniform motion in straight line unless it is compelled by some external applied force to change that state। क्लियर? क्या कहता है कि a body continue in its state of rest or state of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external applied force to change that state। यानी कि उसी पोजीशन में रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज ना किया जाए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ है उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया आल्सो। क्लियर? इनर्शिया क्या होता है? ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑलरेडी
सारे की सारे ऑब्जेक्ट या सारे की सारी बॉडीज में अपने आप यानी कि नेचुरली फील्ड होती है, जिसकी हेल्प से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आता है। सो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी by virtue by virtue of a body, by virtue of which it is a resist any change in the state of rest or state of motion, यानी कि जिसकी हेल्प से किसी भी बॉडी में उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में और या उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। प्लीज नोट दिस definition of first law of motion and then I will give definition of inertia also. Okay students? Okay students, after explaining the first law of motion, I told that a word inertia. Clear? एक वर्ड बोला मैंने उसमें कि इनर्शिया यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो आखिर इनर्शिया है क्या? इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया जो हमारी होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑल बॉडीज में अपने आप निहित होती है, यानी कि नेचुरली उसमें फील्ड होती है। क्लियर? तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, यानी कि जिसकी हेल्प से चेंज आता है। किस में चेंज आता है? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आता है और उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में अपने आप चेंज आता है। दैट इज इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आता है। जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। क्लियर? समझ में आई बात कि इनर्शिया क्या होता है? अपने आप, यानी कि उसको प्रॉपर्टी दी, किसी भी बॉडी को प्रॉपर्टी दी नहीं जाती, वो सभी बॉडीज में यानी कि ऑल बॉडीज में अपने आप एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से या जिससे बॉडी में ये चेंज होते हैं, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आता है और उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट आल्सो डिफाइन अ फोर्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो डिफाइन अ फोर्स। फोर्स क्यों डिफाइन करता है? क्योंकि उसमें ये बोला गया है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे कोई फोर्स यानी कि एक्सटर्नल एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। फोर्स का मतलब क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। अगर हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्लियर? यानी कि इट वांट्स टू बी इन रेस्ट पोजीशन और इट वांट्स टू बी इन मोशन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। तो उसने क्या किया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या दिया? फोर्स के बारे में डिफाइन किया। ओके, देन आफ्टर दैट I want to explain one more thing कि what is the relation between the mass and inertia, यानी कि अगर इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होगा कि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो मास कम होगा। अब हम दो चीजें लेते हैं। मान लिया एक हमने ये पेन लिया और एक क्या लिया, हैवी बॉक्स लिया। उसको बॉक्स को क्या किया, स्मूथ सरफेस पे हम लोग मूव करा रहे हैं। तो अब इस पेन को जब स्मूथ सरफेस पे मूव कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। क्लियर? और इसके बाद में जब हम एक हैवी बॉक्स को मूव कराएंगे फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पे, तो क्या होगा कि हमें एफर्ट जो है, यानी कि एफर्ट का मतलब फोर्स ज्यादा लगाना होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो मास है वो लेस है देन द हैवी बॉक्स। सो कि इफ the mass is less then the inertia is less, or when the mass is greater then inertia will also greater. Okay students? Okay students, after explaining the definition of inertia, I want to explain the types of inertia. Types of inertia. क्लियर? अब इनर्शिया के हम लोग टाइप्स की बात करने वाले हैं। क्लियर? तो इनर्शिया हमारा जो होता है 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। क्लियर? पहला हमारा जो होता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, दूसरा हमारा जो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। क्लियर? सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप्स, दैट इज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारा क्या बोलता है कि अ बॉडी at
at rest remain at rest or cannot move ड्यू टू इनर्शिया। क्लियर? यानी कि एक जो बॉडी है वो अगर रेस्ट में है, कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट यानी कि रेस्ट पोजीशन में रहती है, और आई कैन से दैट इट कैन नॉट मूव ड्यू टू इनर्शिया यानी कि वो इनर्शिया की वजह से मूव नहीं कर सकती। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर? तो व्हेन द बस स्टार्ट्स यानी कि अगर एक बस है वो रेस्ट पोजीशन यानी खड़ी थी और इमीडिएटली स्टार्ट्स होती है, तो उसमें जो बैठे पैसेंजर्स होते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि पीछे की तरफ जर्क लगता है, यानी कि वो पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लियर? कि अब पैसेंजर, फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो अब पैसेंजर इन अ बस टेंड्स टू फॉल backward when the bus starts suddenly। क्लियर? यानी कि अगर अचानक हमारी जो बस स्टार्ट होती है तो उसमें बैठे पैसेंजर होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, वो रेस्ट पोजीशन होती है। क्लियर? और जब बस होती है, स्टार्ट्स होती है, तो उस स्टार्ट्स पोजीशन में क्या होती है, बस हमारी मोशन में आ जाती है। तो क्या हुआ, एक जो पैसेंजर है वो हमारे रेस्ट में थे और बस हमारे क्या थे, मूव कर गई यानी कि मोशन में आ गई। तो पैसेंजर्स वांट्स टू रिमेन इन अ रेस्ट पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? हैव यू अंडरस्टैंड? क्लियर? सेकंड एग्जांपल्स कि अगर हम लोग ऑन शेकिंग यानी कि जब हम लोग जो ट्रीज में हमारे एप्पल हैं, बनानास हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग गार्डन में जाते हैं और क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स शेक करते हैं ट्रीज को, क्या करते हैं, शेक करते हैं कि एंड बाय शेकिंग द ट्रीज द एप्पल और मैंगोज फॉल्स डाउन। क्लियर? तो वो क्या होते हैं, जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होता है, जो उसमें लगे हुए फल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? उसका रीजन ये होता है कि जब हम लोग शेक करेंगे पेड़ को तो पेड़ यानी कि जो ट्रीज हमारा होगा इट बिकम्स इन अ मोशन यानी कि वो मोशन में आ जाएगा, और उसपे जो लगे हुए फल होंगे यानी कि जो भी फल लगे हों, चाहे आपका एप्पल हो, बनाना हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। और जब रेस्ट पोजीशन में रहेगा तो ड्यू टू द चेंज इन द स्टेट्स ऑफ ट्रीज एज वेल एज द स्टेट्स ऑफ मैंगो और बनाना, जब चेंज आएगा तो वो नीचे गिर जाते हैं। क्लियर? तो सेकंड एग्जांपल्स क्या हो गया कि ऑन शेकिंग और गिविंग jerk to the branches of a tree, the fruits fall down। क्लियर? यानी कि जो हमारे फ्रूट्स यानी फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारी कारपेट्स होती है, कारपेट की जो डस्ट होती है वो भी हम लोग क्या करते हैं, इसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से जो डस्ट होती है वो कारपेट से बाहर आती है। हम लोग क्या करते हैं, कारपेट को पकड़ते हैं और स्टिक से कारपेट के ऊपर क्या करते हैं, बहुत तेजी से हैमराइज करते हैं। क्लियर? तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जो कारपेट्स होती है वो हमारी मोशन में आ जाती है और जो डस्ट होती है वो इट विल रिमेन्स इन अ रेस्ट और उस वजह से वो कारपेट के बाहर आती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस। ओके, सेकंड टाइप्स इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो इट नाइदर बी एक्सेलरेटेड नॉर बी रिटार्डेड। ओके, कि अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन
A body in a uniform motion can neither be accelerated nor can neither get accelerated nor retarded on its own ड्यू टू इनर्शिया। क्लियर? यानी कि इनर्शिया की वजह से जो बॉडी है वो हमारी ना तो अपने आप एक्सेलरेटेड हो सकती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड में वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, और ना ही रिटार्डेड दैट मींस इट इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ acceleration, that means negative acceleration is known as a retardation. So inertia of motion हमारा ने क्या बोला कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो अपने आप उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। क्लियर? अब बात आती है एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कभी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि अगर कोई भी पैसेंजर रनिंग मतलब ट्रेन हमारी चल रही है यानी कि मोशन में है, और उस चलती हुई ट्रेन से कोई पैसेंजर नीचे उतरना चाहता है, कि इफ अ पैसेंजर वांट्स टू मूव आउटसाइड द ट्रेन व्हिच इज इन अ मोशन, देन इट्स फॉलो द सेम पाथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि जिस डायरेक्शन, यानी कि जो पाथ हमारा ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, उतरता है। क्लियर? यानी कि जिस जैसे मान लो अगर इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जा रही है तो वो इसी जब दरवाजे से बाहर जाएगा तो वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, उतरेगा, और उतरने के बाद थोड़ा क्या करेगा, रन करेगा। रन का मतलब थोड़ी देर वो मोशन में रहता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता नहीं है। क्लियर? अब एग्जांपल की बात करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला कि अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस और a train, बस और ट्रेन tends to lean forward when the bus stops suddenly. क्लियर? ये तो एग्जांपल हो गया डिफरेंट, जो हमने बताया उससे डिफरेंट था। उसमें इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई भी हमारी बस या ट्रेन स्टॉप्स होती है तो वो क्या होता है, पैसेंजर हमारा आगे की तरफ मूव कर जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमने क्या बोलता था, जब बस स्टार्ट होती थी तो वो जो पैसेंजर होता है पीछे की मूव कर जाता था, और इसमें क्या हुआ कि अगर कोई भी बस या ट्रेन मोशन में है तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर आगे की तरफ मतलब मूव हो जाता है, यानी कि गिर जाता है जब वो एकदम सडनली स्टॉप होती है। क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रेन चल रही होती है तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर जो होता है उसकी स्टेट क्या होती है, स्टेट जो होती है वो मोशन होती है। क्लियर? उसकी जो स्टेट है स्टेट ऑफ मोशन है। क्लियर? और जब सडनली बस या ट्रेन हमारी स्टॉप हो गई तो क्या हुआ, बस तो हमारी रेस्ट पोजीशन में आ गई, बट हमारा पैसेंजर रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाता है। क्लियर? अब आती है बात सेकंड की, जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस में फॉल फॉरवर्ड, यानी कहने का जो मीन्स निकला इसका वही है कि अगर कोई भी जंप करना चाहता है बाहर चलती हुई ट्रेन या बस से तो वो क्या करेगा, में फॉल फॉरवर्ड, यानी वो आगे की तरफ गिरेगा। क्लियर? यानी कि आगे की तरफ भागेगा। क्लियर? तो ये हो गया, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। प्लीज नोट दिस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप्स दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो क्या कहता है कि अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो बॉडी है वो सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहती है जब तक कि उस पे कोई भी
एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जिसकी हेल्प से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। क्लियर? दिस इज द ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आई बात इसके एग्जांपल की। तो इसका जो एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। जब हम लोग किसी बस या ट्रेन के ऊपर अपना लगेज रखते हैं तो लगेज रखने पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि प्लीज टाई विद अ रोप। क्लियर? यानी कि जो लगेज है, लगेज को रस्सी से बांध दीजिए। क्यों बांध दीजिए? क्योंकि जब बस है वो रास्तों से गुजरेगी तो उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो लगेज हमारा क्या है, इट वांट्स टू बी रेजिस्ट इन सेम डायरेक्शन, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में रहना पसंद करेगा। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोग उस लगेज को रोप से यानी कि रस्सी से नहीं बांधेंगे तो लगेज हमारा क्या होगा, नीचे धड़ाम से गिर जाता है। तो एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हुआ, एग्जांपल, इट इज एडवाइज टू टाई अवर लगेज, टू टाई अवर लगेज kept on the roof of a bus with a rope. Okay students, so these are the three types of inertia. First, inertia of rest, second, inertia of motion, and third, inertia of direction. So this is the explanation of all types of inertia with an example. Please students note it.